गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आज हमारे पास इकोनॉमिक्स के 25 क्वेश्चंस हैं। हम उनको एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टू क्वालिफाई सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम या कोई भी एग्ज़ाम है जो आपने क्वालिफाई करना है, तो उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो उसी कड़ी में हम शुरू कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज अ सिचुएशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग सिमिलर गुड्स इज टर्म्ड एज। इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा है। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ लीजिए और हिंदी मीडियम वाले हिंदी में, और आपको इसका आंसर अपने कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। तो समान वस्तुओं का उत्पादन करने वाली बड़ी संख्या में फर्मों की स्थिति को क्या कहा जाता है? यानी कि बहुत सारी फर्म्स हैं जो एक जैसा प्रोडक्ट बना रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन को बाद में लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास मार्केट में एक लिवाइस का शोरूम है, एक रैंगलर का शोरूम है, एक हमारे पास एडिडास का है। तो अगर हम देखें तो लिवाइस भी जीन्स की पैंट बनाता है, रैंगलर भी बनाता है, एडिडास भी बनाता है। तो देखो, ये जो है सिमिलर गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, और भी बनाते हैं, इनके शूज़ भी आते हैं और सारी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मैं एक स्पेसिफिक एग्जांपल ले रहा हूँ कि वहाँ जीन्स बनाते हैं। तो लिवाइस की जीन, एडिडास की, रैंगलर की। तो सिमिलर गुड्स बना रहे हैं ये। जब सिमिलर गुड्स बना रहे हैं तो कौन सी सिचुएशन है मार्केट में? मार्केट में उस सिचुएशन का नाम है परफेक्ट कॉम्पिटिशन। राइट आंसर इज ए, यानी कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन। दो तरह की मार्केट होती है हमारे पास। एक होती है, दो तरह की मार्केट है। वन इज फाइनेंशियल मार्केट एंड सेकंड वन इज ऑर्डिनरी मार्केट। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम ऑर्डिनरी मार्केट। ओके जी, डिस्कस इसको हम बाद में करेंगे। अभी प्रीवियस क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पे हम ज्यादा फोकस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अ कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री इन इंडिया इज। भारत में पूंजी गहन उद्योग का सबसे अच्छा उदाहरण है। हमारे यहाँ पे दो तरह की इंडस्ट्रीज होती हैं। एक होती है लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री एंड सेकंड वन इज कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री यानी वो वाली इंडस्ट्री जिसमें हमें लेबर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और दूसरी इंडस्ट्री है कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री, यानी वो वाली इंडस्ट्री जिसमें हमें पैसों की ज़्यादा जरूरत पड़ती है, यानी मनी की, कैपिटल की। तो देखो, बेस्ट एग्जांपल ऑफ कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री यानी वो वाली इंडस्ट्री जिसमें हमें पैसों की ज़्यादा जरूरत है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री देखो, वस्त्र उद्योग में तो हमें लेबर की ज़्यादा जरूरत है। पर्यटन उद्योग, इसमें भी लेबर की। स्पेयर गुड्स इंडस्ट्री, इसमें भी लेबर की ज़्यादा जरूरत है। तो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री में बेस्ट जो इसका आंसर है वो स्टील इंडस्ट्री। यानी कि स्टील इंडस्ट्री अगर किसने लगानी है तो पहले उनको अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना पड़ेगा, पैसों का खर्चा करना पड़ेगा। पहले जब प्लांट लगेगा, मैन्युफैक्चरिंग उसके बाद ही स्टार्ट होगी। तो दिस इज द कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री। तो राइट आंसर इज स्टील इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। इंडियन इकोनॉमी इज एन। हमारे देश की इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी है? देखो, बहुत तरह की इकोनॉमी होती है। इसमें जो हमारा राइट आंसर है वो है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। मिक्स्ड यानी मिक्सचर, एक प्राइवेट सेक्टर एंड अनदर वन इज पब्लिक सेक्टर। पब्लिक यानी कि जनता, जनता यानी कि सरकार, गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल। तो मिक्स्ड इकोनॉमी यानी जिसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। तो इंडिया की इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर भी आता है, अंबानी जी भी, अदानी भी, टाटा भी, बिरला भी, और पब्लिक गवर्नमेंट भी डेवलपमेंट में रोल प्ले करती है। सो इंडियन इकोनॉमी, द राइट आंसर इज मिक्स्ड इकोनॉमी। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गुड्स बीच पीपल कंज्यूम मोर व्हेन देयर प्राइस राइजेस आर कॉल्ड। यानी वे वस्तुएं जिनकी कीमत बढ़ने पर लोग अधिक उपभोग करते हैं, उनको क्या कहते हैं? ऑप्शन है हमारे पास एसेंशियल गुड्स, कैपिटल गुड्स, गिवन गुड्स, नन ऑफ दिस। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे ही आपकी इनकम बढ़ी, जैसे ही आपकी इनकम बढ़ी, वैसे ही आपकी जो डिमांड है वो भी बढ़ी।
अगर कोई सामान है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं आलू का, प्याज का, गेहूं का या मक्की की रोटी का, ठीक है जी। तो हमारे पास वो वाली चीजें जिनकी अगर इनकम बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ती है। अब आप देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गिफन गुड्स। गिफन एक इकोनॉमिस्ट थे, रॉबर्ट गिफन। उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था, एक होती हैं इंफीरियर गुड्स और दूसरी होती है हमारे पास गिफन गुड्स, ठीक है जी। थोड़ा लंबा कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो इंफीरियर गुड्स होती हैं, इंफीरियर गुड्स वे गुड्स होती हैं जो लो क्वालिटी गुड्स होती हैं, जो लो क्वालिटी की, और जो लेकिन जो गिफन गुड्स होती हैं जरूरी नहीं है कि लो क्वालिटी की हो। इंफीरियर गुड्स आर लो क्वालिटी गुड्स बट गिफन गुड्स आर स्ट्रॉन्गली इंफीरियर गुड्स। मैं कहना चाह रहा हूं कि इंफीरियर गुड्स यानी कि जिनकी जो वैल्यू इतनी नहीं है, जो हमारे पास इतना हमें उनका, अगर किसी की इनकम बढ़ती है तो उसकी ब्रांडेड इस्तेमाल करता है, अगर किसी की लो इनकम है तो ऐसे भी कहीं पे शॉप से जो ठेला वगैरह लगा होता है वहीं से भी वो अपना सामान जो है वो परचेज कर लेते हैं, जैसे पैंट है, शर्ट है, कुछ भी है। तो गिफन ने कहा था कि अगर प्राइस बढ़ता है किसी चीज का तो आपकी जो डिमांड है वो भी बढ़ती है, कंजम्पशन पावर, यानी कि आप उसका ज्यादा उपभोग करने लगते हो, उस चीज का नाम है गिफन गुड्स। राइट आंसर इज सी, गिफन गुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट इनकम कमेटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? पहली इनकम कमेटी कब? इट इज ए स्टैटिक क्वेश्चन। राइट आंसर इज सी ऑप्शन, 1949। ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेमेडी फाइनेंस इन इंडिया इज डन बाय? रेमेडी फाइनेंस यानी कि उपचार। रेमेडी होता है उपचार करना, यहां पे हिंदी में भी देखो लिखा है, यानी कि उपचार करना। ऐसी व्यवस्था जिसमें मान लो कोई बैंक है, बैंक कंगाल होने जा रहा है, उसके पास पैसे नहीं है, सब कुछ है, तो बैंक की कौन हेल्प करेगा? तो राइट आंसर इज आरबीआई। तो उसकी हेल्प करेगा हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश हुआ था 1934 में, 1935 में। आरबीआई का एक्ट आया था 1934 में, और आरबीआई का नेशनलाइजेशन यानी राष्ट्रीयकरण ये हुआ था 1949 में। आरबीआई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी हम इसको क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। जब इसको डिस्कस करेंगे अलग से टॉपिक तो आरबीआई को अच्छे से पढ़ाएंगे। तो अभी रेमेडी फाइनेंस इज डन बाय आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑन द इंसिग्निया ऑफ द आरबीआई? आरबीआई का सिंबल क्या है? देखो यहां पे फोटोग्राफ भी दी है। तो आरबीआई के जो सिंबल है वो है टाइगर, और साथ में ये है पाम ट्री। तो हमारे पास ऑप्शनों में लायन, टाइगर, पैंथर, एलिफेंट, तो राइट आंसर इज टाइगर। तो इसका जो इंसिग्निया है, जो इसका सिंबल है आरबीआई का, वो है टाइगर प्लस पाम ट्री। अगर पाम ट्री साथ में देते ये तो ऑप्शन पाम ट्री भी होती। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द बिगेस्ट टैक्स पेइंग सेक्टर इन इंडिया? बहुत नंबर 1 बैंकिंग सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर। वो कौन सा सेक्टर है जो सबसे ज्यादा टैक्स पे करता है? तो इसका सीधा सा आंसर है ऑप्शन सी, इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल जो हमारा सेक्टर है वो सबसे ज्यादा टैक्स पे करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग गुड्स इन ए फॉरेन कंट्री एट ए प्राइस बिलो देयर डोमेस्टिक सेलिंग प्राइस इज कॉल्ड? किसी विदेशी देश में घरेलू बिक्री मूल्य से कम कीमत पर सामान बेचने की प्रथा कहलाती है। देखो इस क्वेश्चन को ऐसे, ऑप्शंस बाद में देखते हैं, पहले इसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझो। यूएस की कोई कंपनी है, वो इंडिया आ गई। इंडिया में एक कंपनी है, वो सामान, कोई भी वस्तु है, कोई सामान हो, हमें दे रही है 100 रुपए में, इंडिया की कंपनी। लेकिन यूएस की कंपनी इंडिया में आई, उसने वही सामान हमें 70 रुपए में या 80 रुपए में देना
शुरू कर दिया। जैसे चाइना के फ़ोन आते हैं MI के, बहुत सारे फीचर हैं, कम रेट में अवेलेबल हैं हमारे पास। तो वही ये रीज़न है कि फॉरेन की जो कंपनी है वो हमारे देश में आई और हमारे देश में आकर उन्होंने प्राइस कम कर दिए। तो उन्होंने जो प्राइस कम किए, प्राइस कम करने का एक ही कारण था कि हमने इंडियन कंपनीज को फेल करना है, ओनली रीजन। तो इंडियन कंपनी को फेल करना है तो अपना जो प्राइस है वो कम कर दो। किससे कम कर दो? इंडिया की जो कंपनी है उससे भी कम कर दो। उस सिचुएशन का नाम है डंपिंग। राइट आंसर इज डंपिंग। दोबारा क्वेश्चन पढ़ो। द प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग गुड्स इन अ फॉरेन कंट्री एट ए प्राइस बिलो देयर डोमेस्टिक सेलिंग प्राइस, यानी कि जो उसकी ओरिजिनल कीमत है उससे भी कम करना। तो इसका राइट आंसर है डंपिंग। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द इनकम टैक्स इन इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस बाय, इनकम टैक्स इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शनें दी हुई हैं। मैं ऑप्शन पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं। मेरा जो मैक्सिमम इरादा है वो ये है कि मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊं। ऑप्शन तो आप पढ़ ही लेंगे, पढ़ के सीधा करेक्ट आंसर उसमें क्लिक कर देंगे। तो मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूं, आंसर्स पे सीधा चल रहा हूं कि इनकम टैक्स इन इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, करेक्ट आंसर इज जेम्स विल्सन। ये बात है 1860 की। 1860 में इन्होंने इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्लान हॉलिडे वॉज डिक्लेयर्ड आफ्टर विच 5-year प्लान? देखो आपको पता होगा पंचवर्षीय योजना, 5-year प्लान, इसको लाता था प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन पे की जगह पे अब हमारे पास आ गया है नीति आयोग। नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो प्लानिंग कमीशन अब नहीं है, अब नीति आयोग है। ये एक नॉन स्टैट्यूटरी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नीति आयोग हमारा बना था 1 जनवरी 2015 को। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया नीति आयोग ने। नीति आयोग ने कब किया? 1 जनवरी 2015 को। ठीक है जी बात। क्वेश्चन है कि प्लान हॉलिडे, जो हमारी 5-year प्लान है, पंचवर्षीय योजना, प्लानिंग कमीशन लाता था। अब बोल रहे हैं कि प्लान हॉलिडे वॉज डिक्लेयर्ड आफ्टर विच 5-year प्लान? 5-5 साल के लिए योजना आती थी जिसको हम पंचवर्षीय योजना कहते थे। तो पहली पंचवर्षीय योजना आई थी आपकी 1951 में, 5 सालों के लिए 1956। दूसरी आई अगले 5 सालों के लिए 1956 से 1961। ये फर्स्ट सेकंड प्लान। थर्ड प्लान 1961 से 1966, थर्ड प्लान इस टाइम पे आई। क्वेश्चन है प्लान हॉलिडे वॉज डिक्लेयर्ड आफ्टर विच 5-year प्लान? फोर्थ जो आपकी प्लान आई उसमें 3 साल का गैप था हमारे पास, और नेक्स्ट 4th ईयर प्लान आई थी 69 से 1974। तो क्वेश्चन है कि प्लान हॉलिडे वॉज डिक्लेयर्ड आफ्टर विच 5-year प्लान? तो 3 प्लान हमारे पास इकट्ठी आ गई बैक टू बैक। जो 4th प्लान थी उसमें 3 साल का गैप आ गया। देखो ईयर चला था 1966, इंडिया पाकिस्तान का वॉर भी हुआ, इंडिया चाइना का वॉर भी हुआ 62 में। 1962 में और 1965 में। 62 में इंडिया चाइना का वॉर था, 65 में इंडिया पाकिस्तान का वॉर था। देश में हालात थोड़े गड़बड़ चल रहे थे, थोड़ा मॉरल भी डाउन हुआ था हमारा, हार चुके थे हम इनसे, चाइना वालों से। तो प्लान हॉलिडे कब डिक्लेयर हुआ? तो इसका राइट आंसर है आफ्टर 3rd 5-year प्लान। मैंने आपको बताया कि थर्ड चली थी आपकी 1961 से 1966 और 4th 5-year प्लान हुई थी 1969 में। तो जो 3 प्लान थी हमारे पास ये एनुअल प्लान थी, 66 से 67, 67, 68, 68, 69। तो 3 हमारे पास प्लान थी। तो कहा कि जो हमारी पंचवर्षीय योजना छुट्टियों पे चली गई है,
अवकाश योजना, अवकाश 5-5 साल के लिए आता था। तो ये 3 हमारे पास एनुअल प्लान थी, इसलिए इसको कहते हैं प्लान हॉलीडे। और ये कब आया था? 1966 से 69 तक, यानी 3 सालों के लिए, इसीलिए इसको कहते हैं प्लान हॉलीडे, क्योंकि फोर्थ प्लान यानी 5 सालों के लिए शुरू हुई थी 69 से 74। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निफ्टी इज एसोसिएटेड विद, निफ्टी जो होता है, निफ्टी इज नेशनल 50। हमारे देश की 50 कंपनियां जो हैं वो निफ्टी पे दर्ज हैं। निफ्टी जो है वो एनएससी का एक इंडेक्स है, एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसका कॉन्सेप्ट है निफ्टी। इसमें हम 50 कंपनियों को लेते हैं, तो निफ्टी किसके साथ एसोसिएटेड है? राइट आंसर इज एनएससी इंडेक्स। ये देखो 50 कंपनियां यहाँ पे लिखी हैं जिनकी वेटेज लिखी गई है। ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल का शेयर है हमारे पास 4.54, सीमेंट का है 2 पॉइंट समथिंग, सिगरेट का है आपके पास 4.18, कंज्यूमर गुड्स का है 10.28, एनर्जी का है 14.73, इंजीनियरिंग का है 2.79, फर्टिलाइजर का है 0.50। देखो सबसे ज़्यादा जो वेटेज है हमारे निफ्टी में वो है फाइनेंशियल सर्विसेज की, कितना? 36.51%। और सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है आईटी 15.04%। तो यहाँ पे आपको सिर्फ इतना देखना है कि निफ्टी का मतलब नेशनल 50, हमारे देश की 50 कंपनियां जिसका एसोसिएटेड है एनएससी इंडेक्स यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ। और इसमें सबसे ज़्यादा शेयर है आपका फाइनेंशियल सर्विसेज का, और दूसरे नंबर पे आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो 12 क्वेश्चन का राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय, यानी हमारा जो बीमा क्षेत्र उसको नियंत्रित कौन करता है? तो इसका आंसर है IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी, IRDA इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये रेगुलेट करता है इंश्योरेंस सेक्टर को। ओके जी, और सेबी है हमारा, सेबी। देखो क्वेश्चन करने का तरीका भी होता है, जब भी आपको क्वेश्चन आए अगर आपको राइट आंसर पता है फिर तो ठीक है, आप क्लिक करो और हो गया। अगर नहीं तो आप 50-50 फॉर्मूला अपना सकते हो। 4 ऑप्शनें दी हैं, 2 को एलिमिनेट करो। अगर 2 एलिमिनेट हो रही हैं तो आपके पास 50%, 4 है ऑप्शनें, तो आपका जो क्वेश्चन ठीक होने की संभावना कितनी है? 25%। अगर आपने एलिमिनेशन मेथड अपनाया, 2 ऑप्शनें आपने कर दी डिलीट, तो अगर 2 ऑप्शनें आपने डिलीट कर दी तो आपका बच गया 50-50। अब आपका जो क्वेश्चन ठीक होने की संभावना है 50-50, पहले 1/4 थी, अब हाफ हो गई, 1/2, तो 50-50। तो सेबी जो है, सेबी इज सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, नाम बता रहा है एक्सचेंज बोर्ड। आरबीआई आपको पता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इंश्योरेंस सेक्टर, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, राइट आंसर इज ऑप्शन ए। सेबी जो है हमारा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये बना था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ये बना था 1988 में, और इसको जो स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला था वो मिला था 1992 में। ध्यान से, एस्टैब्लिश हुआ था 1988 में, स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला था 1992 में। अपने पास कुछ चीजें नोट भी कर लिया करो कॉपी पेन लेके, वो आपके लिए आने वाले टाइम में और ज्यादा फायदेमंद होगा। WTO was formed in, WTO होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ओके जी, तो WTO जो है ये बना था हमारा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, 1995 में। ठीक है जी, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी पूरे वर्ल्ड में ट्रेड होना है तो 95 में शुरू हुआ? नो, उससे पहले हमारे पास एक संस्था थी, उसका नाम था GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। WTO ने GATT को रिप्लेस किया था 95 में, गांठ बनी थी 1948 में।
तो वर्ल्ड ट्रेड के लिए पहला था जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, और उसके बाद WTO हमारे पास बना था 1995 में। WTO जब बना था तो एक एग्रीमेंट हुआ था, उसका नाम है माराकेश एग्रीमेंट। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि जो आपका WTO है वो कौन से एग्रीमेंट के थ्रू बना था, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, माराकेश एग्रीमेंट। इसके थ्रू हमारा WTO बना था 95 में। रिप्लेस किसको किया, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड यानी गाट को। और एक आपने और थोड़ा अलग से बता रहा हूं क्वेश्चन से हटके, वर्ल्ड बैंक का नाम सुना होगा, IMF का नाम सुना होगा। वर्ल्ड बैंक और IMF इन दोनों को कहते हैं ट्विंज सिस्टर, दोनों इकट्ठे ही बने थे। और ये जहां बने थे, जैसे मार्केश एग्रीमेंट इज रिलेटेड टू WTO, वैसे ही एक थी ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। पूछेंगे कि ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस किससे रिलेटेड है, तो आंसर क्या होगा, वर्ल्ड बैंक प्लस IMF के जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन आ गया, देखो क्वेश्चन है स्पेशल ड्राइंग राइट्स वर क्रिएटेड बाय। स्पेशल ड्राइंग राइट, स्पेशल ड्राइंग राइट होते हैं, शॉर्ट में इसको कहते हैं एक्रोनिम SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट। इनका एक और नाम है, दूसरा नाम है पेपर गोल्ड। दूसरा क्या नाम है, पेपर गोल्ड। स्पेशल ड्राइंग राइट जो है इससे डील करता है हमारा IMF, ठीक है। ये बाकी ये हमारे पास बैंक है, IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, और WTO अभी थोड़ी देर पहले हमने किया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो SDR जो होते हैं वो होते हैं IMF के पास। SDR क्या है, स्पेशल ड्राइंग राइट, जिसका एक और नाम है पेपर गोल्ड। अपने पास नोट कर लो, सब इंस्पेक्टर के लिए आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो SDR है यानी कि पेपर गोल्ड है, इसमें 5 कंट्रीज की करेंसी आती है, 5 कंट्रीज की। उसमें सबसे पहले हमारे पास अमेरिका का डॉलर, यूरोप का यूरो, साथ में हमारे पास है पाउंड स्टर्लिंग। पाउंड स्टर्लिंग के साथ फिर हमारे पास है चाइना का युआन, चाइना की करेंसी का एक और नाम है रेनमेबी, RENMBI, रेनमेबी, चाइना की करेंसी युआन या रेनमेबी। और 5वें येन, जापान की करेंसी। तो स्पेशल ड्राइंग राइट में 5 कंट्रीज की करेंसी, अमेरिका का डॉलर, यूरोप का यूरो, यूनाइटेड किंगडम का पाउंड स्टर्लिंग, चाइना का युआन और रेनमेबी, और जापान का येन। 5 कंट्रियों की करेंसी हमारे पास स्पेशल ड्राइंग राइट में आती है। और स्पेशल ड्राइंग राइट लॉन्च हुए थे 1969 में। क्वेश्चन में अभी आपके लिए इतना ही काफ़ी है, जब हम इसको डिटेल में क्लास में देखेंगे फिर इसको करेंगे। तो SDR क्रिएटेड बाय IMF, SDR का एक और नाम है पेपर गोल्ड। इसमें 5 कंट्रियों की करेंसी है जो मैंने आपको नाम बता दिए, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो करेंसी बास्केट, यहाँ भी इसमें बताया गया US का डॉलर, यूरो, युआन, येन और पाउंड स्टर्लिंग। ये इसमें वेटेज बताई है, लेटेस्ट वाली परसेंटेज ये वाली है। US के डॉलर की अगर मान लो टोटल 100 है तो उसमें US डॉलर की वैल्यू 43, यूरो की 29, युआन की 12, येन की 7 और पाउंड की 7.44। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड इज लोकेटेड एट, सीधा सीधा क्वेश्चन है, फैक्चुअल, आंसर इज न्यू दिल्ली। ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following is a pull factor that causes migration? देखो निम्नलिखित में से कौन सा पुल कारक है जो प्रवासन का कारण बनता है। देखो कोई भी इंसान, अभी आप अपने गांव में स्टे कर रहे हो तो आप गांव से कहीं दूर नौकरी करने के लिए जाओगे तो उसके लिए 2 तरह के फैक्टर हैं, एक पुल फैक्टर होता है और एक पुश फैक्टर होता है। पुल होता है जो आपको अपनी तरफ खींचता है और
पुश होता है, जो आपको धकेलता है। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पुल फैक्टर। आप गांव में रह रहे हो, गांव में आप रह रहे हैं, तो आपको जो है पुल कौन करेगा? सिटी में आप जाना चाहते हो अगर, तो आपको पुल करेगी, अपनी तरफ खींचेगी। और पुश यानी कि जो आपको अपनी तरफ जो है उसको धकेलेगी अपनी तरफ से। पुश का मतलब धकेलना, पुल का मतलब खींचना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पुल फैक्टर, यानी जिससे आपको खींच रहा है। गांव में हो, गांव में आपके पास खेती बाड़ी का काम है, आप नौकरी करना चाहते हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट आपको पसंद नहीं आ रहा है, आप कहीं शहर में रहना चाहते हैं, तो कौन सी चीजें हैं जो आपको अपनी तरफ खींचती हैं? अनएम्प्लॉयमेंट, हंगर, स्टारवेशन, अट्रैक्शन ऑफ ए सिटी। देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट की बेरोजगारी है। अगर शहर में बेरोजगारी होगी तो आप वहां जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो बेरोजगारी किस में आएगा? पुश फैक्टर में। अगर बेरोजगारी है तो आप कहीं दूसरी जगह जाएंगे, क्योंकि आपको पुश करेगी वो बेरोजगारी। तो बेरोजगारी जो है पुल नहीं है, खींच नहीं रही है बेरोजगारी, बेरोजगारी आपको धकेल रही है। दूसरा है हंगर, भूखमरी। अगर हंगर यानी भूखमरी, भूखमरी अगर शहर में भूखमरी होगी तो आप जाएंगे? खींचेगा आपको अपनी तरफ? नो। उस केस में भी पुश फैक्टर है ये भी आपका। और तीसरा है स्टारवेशन, भूखमरी। भूखमरी है तो अगर शहर में भूखमरी तब वहां जाओगे? नहीं जाओगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अट्रैक्शन ऑफ अ सिटी। अच्छी सैलरी मिल रही है, अच्छा पैकेज मिल रहा है, क्लाइमेट बहुत अच्छा है, और भी जो आप जिंदगी जीना चाहते हो वहाँ सब कुछ मिल रहा है, तो आपको जो अपनी तरफ खींच रहा है। तो इनमें से कौन सी चीज़ है जो आपको खींचेगी? वो है अट्रैक्शन ऑफ ए सिटी। बाकी तीन किस में आएंगी? पुश फैक्टर में। तो करेक्ट आंसर इज डी, अट्रैक्शन ऑफ अ सिटी। नेक्स्ट, which sector of Indian economy contributes largest to the gross national product? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी कि जीएनपी, ये हमारी बेसिक जीएनपी, जीडीपी, एनएनपी, बहुत सारी टर्मिनोलॉजी हमारे पास। ये क्वेश्चन है कि विच सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी कंट्रीब्यूट लार्जेस्ट टू द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि जो हमारा सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, जीएनपी। जीएनपी होता है ग्रॉस। हमारी इकोनॉमिक्स में ग्रॉस का वही मतलब है जो मैथमेटिक्स में टोटल का मीनिंग है। ठीक है जी, टोटल एंड ग्रॉस इक्वल। नेशनल यानी राष्ट्रीय, प्रोडक्ट यानी उत्पाद। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में जो हमारे देश में इनकम हुई वो, और जो बाहर हमारे बंधु साथी रह रहे हैं उन्होंने जो इंडिया भेजा वो, जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो निकलता है हमारे पास जीएनपी। क्वेश्चन है कि कौन सा इकोनॉमी का सेक्टर है जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है जीएनपी को? तो हमारे पास तीन तरह के सेक्टर हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। तो सबसे ज्यादा जो इंडियन इकोनॉमी कंट्रीब्यूट करता है वो है आपके पास टर्शियरी सेक्टर। ठीक है जी, जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पीरियड ऑफ प्लान हॉलीडे इन इंडिया वाज, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। देखो, द पीरियड ऑफ प्लान हॉलीडे, मैंने आपको बताया था कि 3 5 ईयर प्लान इकट्ठी चली थी, चौथी में गैप आ गया था ड्यू टू सिचुएशन। इंडिया में सिचुएशन थोड़ी गड़बड़ थी, इंडिया चाइना वॉर, इंडिया पाकिस्तान वॉर। तो 66 से 69 हम पीछे इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो प्लान हॉलीडे 3 साल से था, 66 से 69। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओएनजीसी वाज सेट, ओएनजीसी है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ठीक है जी, इकोनॉमी में एक टॉपिक है, उसमें आपको जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है ना, कंपनियां जो हमारी, उसको 3 में डिवाइड करते हैं। महारत्ना कंपनी, नवरत्न, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। ठीक है जी, महारत्ना कंपनी, इसके लिए कुछ क्राइटेरिया होता है, उसके बेस पे हम इसको क्लासिफाई करते हैं। आज की डेट में महारत्ना कंपनी इंडिया में 10, नवरत्ना है 14, मिनी रत्ना बहुत सारी हैं। तो महारत्ना 10, ये आपको याद होना चाहिए इनके नाम कौन कौन सी हैं। तो जो ओएनजीसी है ना, ओएनजीसी का करेक्ट आंसर है 1956, फैक्चुअल क्वेश्चन है। ओएनजीसी बनी थी 1956 में। आज की डेट में जो ओएनजीसी है
उसका महारत्ना का स्टेटस है। महारत्ना का, मैंने आपको बताया कि इंडिया में 10 महारत्ना है अभी। ONGC एक है, एक आपके पास है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, एक है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एक है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एक है NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ऐसे आपके पास 10 कंपनियां हैं जिसको महारत्ना का स्टेटस है और 14 है जिनको नवरत्ना का स्टेटस है। तो ये आपको लर्न होनी चाहिए कि महारत्ना कौन सी है और नवरत्न कौन सी है। मिनी रत्न इतना जरूरत नहीं है। तो ONGC कब बनी थी? 1956 में। ये मैंने आपको थोड़ी एडिशनल इंफॉर्मेशन दी। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टेंट ऑफ HDI? HDI होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है जी, HDI इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो हमारा HDI, ये दो हमारे पास इकोनॉमिस्ट थे। एक थे इंडिया के अमर्त्य सेन और दूसरे थे पाकिस्तान के महबूब उल हक। इन दोनों ने एक कॉन्सेप्ट दिया था HDI का, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि मानव विकास सूचकांक। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ये दिया था अमर्त्य सेन और महबूब उल हक ने। HDI हर बारी रिपोर्ट आती है जिसको देता है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि HDI आपने करंट अफेयर में आता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया का इस बार कितना रैंक है, नेक्स्ट टाइम कितना आएगा। हर साल ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो रैंकिंग के रहते हैं। तो HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो अमर्त्य सेन और महबूब उल हक दोनों ने कॉन्सेप्ट दिया था, इसको लाता है UNDP। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, HDI का जो स्केल है वो चलता है 0 to 1। बस इतना ध्यान रखना, HDI का स्केल 0 to 1। और इसको HDI को जब हम देखते हैं कि मानव का विकास कितना हुआ, तो इसके लिए हमारे पास 3 पैरामीटर हैं। उसमें से जो है, इसमें पूछा है नॉट, और मैं बता रहा हूं जो है वो कौन सा है? पर कैपिटा इनकम, यानी कि प्रति व्यक्ति आय कितनी है, वो हम देखते हैं कि कितनी डेवलपमेंट हुई। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, जन्म पर जीवन प्रत्याशा, यानी जब हुआ तो कितना वो जिएगा, एक्सपेक्टेंसी कितनी है जीवन की। तीसरा है ग्रॉस एनरोलमेंट रेट, यानी कि एजुकेशन में कितने बच्चे हैं जिनको एनरोल किया है एजुकेशन में। और फोर्थ है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। तो जो 3 पैरामीटर हैं जिसपे HDI कैलकुलेट करते हैं वो है हमारा पर कैपिटा इनकम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ और ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो। तो पूछा क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कांस्टेंट। तो नॉट ए कांस्टेंट का आंसर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, इसको हम नहीं लेते। तो करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया? भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? इसका आंसर है आपके पास वर्गीस कुरियन। इनको कहा जाता है व्हाइट रिवॉल्यूशन। व्हाइट रिवॉल्यूशन की श्वेत क्रांति, ये हमारी रिलेटेड है विद प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। वर्गीस कुरियन के नाम से ही, वर्गीस कुरियन का बर्थडे होता है 26 नवंबर को। इनके बर्थडे वाले दिन ही हम सेलिब्रेट करते हैं मिल्क डे। ठीक है जी। तो फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन वर्गीस कुरियन, जो हमारा मिल्क की प्रोडक्शन के साथ एसोसिएटेड है। इसका एक और नाम है ऑपरेशन फ्लड। ध्यान रखना, ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड किससे रिलेटेड है? व्हाइट रिवॉल्यूशन से। व्हाइट रिवॉल्यूशन यानी कि प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, जिसके फादर कौन है? वर्गीस कुरियन। उनके बर्थडे पे ही हम हर साल 26 नवंबर को मिल्क डे सेलिब्रेट करते हैं। एक ऑप्शन है इसमें एस स्वामीनाथन, सुना होगा आपने, एस स्वामीनाथन का नाम। एस स्वामीनाथन रिलेटेड है आपके ग्रीन रिवॉल्यूशन से। ठीक है, इसको बाद में करेंगे। अभी फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन वर्गीस कुरियन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द कैपिटल मार्केट रेगुलेटर इज, यानी कि जिसको कैपिटल जो मार्केट है उसको रेगुलेट करते हैं। मैंने आपको शुरू में बताया था, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, 2 तरह की मार्केट होती है। एक है फाइनेंशियल मार्केट, दूसरी है ऑर्डिनरी मार्केट। ऑर्डिनरी मार्केट वही जिसमें मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन
परफेक्ट कंपटीशन और ओलिगोपोली। फाइनेंशियल मार्केट में आपके पास आती है कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट, कमोडिटी मार्केट। क्वेश्चन है कैपिटल मार्केट रेगुलेटर, तो कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर है आपका सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। आपको मैंने बताया सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बना था 1988 में और स्टैट्यूटरी स्टेटस इसको मिला 1992 में। इंपॉर्टेंट चीज है। तो कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर कौन है? सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और ये जो हमारा मनी मार्केट है, मनी मार्केट का रेगुलेटर होता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये आपको पता है IRDA, अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन किया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो किसको रेगुलेट करता है? इंश्योरेंस सेक्टर को। और नाबार्ड क्या है आपका? ये हमारा एक बैंक है, नेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है जी। नाबार्ड बना था आपका 1982 में। ठीक है जी बात। तो कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर कौन है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ इंडिया आर केप्ट इन द कस्टडी ऑफ, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार किसके संरक्षण में रखा जाता है? तो इसका आंसर है आरबीआई। ठीक है जी। हमारी जो फॉरेन की करेंसी है जिसको यहाँ पे कस्टडियन है इंडिया में, वो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आरबीआई का भी। हमारे पास आज का लास्ट क्वेश्चन है, हु गेव द कॉल फॉर एवरग्रीन रिवॉल्यूशन? तो इसका आंसर है हमारे पास एवरग्रीन रिवॉल्यूशन पूछा है। एवरग्रीन रिवॉल्यूशन ये हमें दिया था MS स्वामीनाथन ने। ठीक है जी। ग्रीन रिवॉल्यूशन जो था, ग्रीन रिवॉल्यूशन, वो भी इन्होंने कॉल दी थी। ग्रीन रिवॉल्यूशन की जो बात की थी वो MS स्वामीनाथन ने ही की थी। और एक था सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन, सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात की थी डॉक्टर मनमोहन सिंह, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं 2 बार। और एवर ग्रीन रिवॉल्यूशन, इसके लिए कॉल किसने दी है? MS स्वामीनाथन। ये कहते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन, सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन, उससे अच्छा सीधा किस पे चलते हैं? एवर ग्रीन रिवॉल्यूशन पे, सदाबहार क्रांति। तो ये कॉल किसने दी है? MS स्वामीनाथन ने। ठीक है जी। तो ये हमारे आज के 25 क्वेश्चन थे जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, आप सबको ये पता है। और SI के पेपर के लिए आपके यहाँ पे और भी लेक्चर आएंगे, जियोग्राफी के, HPGK के, करंट अफेयर्स के चले हुए हैं। उसमें अगली जो हमारा कॉन्सेप्ट था वो था इसमें इकोनॉमिक्स का। तो आज इकोनॉमिक्स के 25 क्वेश्चन, कल एक और वीडियो लेके आएंगे। तो के लिए थैंक यू, स्टडी वेल, हैव ए गुड डे, थैंक यू।